हेलो एंड वेलकम टू बीपीएससी प्रीलिम्स फायर बैच। आज का जो हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 3। मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत आग तो लगी होगी बीपीएससी प्रीलिम्स को लेकर के, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे ये आग बढ़ती ही जाएगी। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो गुप्ता एम्पायर से शुरू होगा, जो हमारा हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा पोर्शन होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य का संस्थापक किस शासक को माना जाता है? तो आप लोगों को पता ही होगा, श्री गुप्त नाम के जो व्यक्ति थे उन्होंने ही गुप्त साम्राज्य की स्थापना की थी। तो श्री का तिलक लगा दिया किसने? गुप्त महाराज ने श्री का तिलक लगा के गुप्त वंश की स्थापना कर दी। तो याद रखिएगा, श्री गुप्त नाम के व्यक्ति ने गुप्त वंश की स्थापना की थी। 240 ईस्वी में 240 ईस्वी से 280 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था और महाराजा की उपाधि इन्होंने धारण की थी। चंद्रगुप्त फर्स्ट, कई बार लोगों को कन्फ्यूजन होता है इस बात का कि गुप्त वंश का जो साम्राज्य की स्थापना है ना, उन्होंने चंद्रगुप्त फर्स्ट ने किया था, लेकिन ऐसा नहीं है। चंद्रगुप्त फर्स्ट जो हैं ये एक प्रमुख शासक हैं, पहले प्रमुख शासक हैं, लेकिन ये संस्थापक नहीं है। समुद्रगुप्त भी एक महत्वपूर्ण शासक है। इन्होंने काफ़ी विस्तार की, साम्राज्य के विस्तार की नीति अपनाई और दक्षिण तक साम्राज्य को प्रतीकात्मक रूप से आगे बढ़ाया, लेकिन ये गुप्त वंश के संस्थापक नहीं हैं। स्कंदगुप्त हूनों के आक्रमण से रक्षा के लिए जाने जाते हैं, संस्थापक नहीं हैं। नेक्स्ट है हमारा, चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने अधिकार को प्रदर्शित करने के लिए कौन सी उपाधि धारण की? उपाधि, अब उपाधि को समझिए, क्या होता है ना कि पहले एक होते थे व्यक्ति महत्वपूर्ण, तो राजा कहलाते थे। अब क्या हुआ, जब छोटे छोटे जो दरबारी थे, जब जनपद से जनपद मिलकर महाजनपद बन गया और महाजनपद मिल करके एक साम्राज्य की जब स्थापना हुई, तब उसके बाद क्या होता है, जो छोटे होते हैं, जो जनपद के स्तर पे होते हैं, वो तो राजा की उपाधि ले रहे थे। तो अब महाजनपद के स्तर पे होंगे तो वो महाराज की उपाधि लेंगे। ऐसे ही उपाधियों में क्या होगा, परिवर्तन होता जाएगा। और आप एक चीज समझिए कि जैसे जैसे उपाधियां आती जाती है ना, बड़े बड़े उपाधियां आती जाती है, एक्चुअली में जो शक्ति है ना वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूट होता जाता है। महाराजा राजाधिकार, ऐसी चीजें उपाधि आती जाएगी, तो शक्तियों का कहीं ना कहीं आप समझेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन होता जाएगा। तो चंद्रगुप्त प्रथम अपने अधिकार को प्रदर्शित करने के लिए कौन सी उपाधि धारण करते हैं? तो ये महाराजाधिराज की उपाधि धारण करते हैं, मतलब महाराजा के भी अधिराज हैं, ये महाराजा से भी बड़े हैं। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की, जो सर्वोच्च अधिकार और गुप्त साम्राज्य के विस्तार को दर्शाता है। महाराजा जो है पहले शासक श्री गुप्त और घटोत्कच द्वारा उपयोग की जाने वाली उपाधि थी। सम्राट जो है अन्य राजवंशों के शासकों द्वारा आमतौर उपयोग की जाने वाली उपाधि थी। चक्रवर्ती जो है सार्वभौमिक शासक को दर्शाता है, और अशोक को कहीं ना कहीं चक्रवर्ती होने की उपाधि दी जाती है। लेकिन अगर आप पूरे भारत की बात करें तो शायद सम्राट अशोक के समय में भी ये चीजें नहीं हो पाई थी। समुद्रगुप्त के विजयों की जानकारी किस साहित्यिक कार्य से मिलती है? मतलब किस साहित्य, किस पुस्तक से या किस अभिलेख से हमें इस बारे में जानकारी प्राप्त होती है? तो इसे हम कहते हैं इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख। तो इलाहाबाद में जो स्तंभ अभिलेख था उसके ऊपर समुद्रगुप्त ने अपने विजय को लिखवाया था। इस कारण से इलाहाबाद स्तंभ काफी महत्वपूर्ण हो गया। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त के व्यापक सैन्य विजयों और उपलब्धियों का विवरण हमें प्रदान करता है। अर्थशास्त्र को आपको पता होगा, जो अर्थशास्त्र है वो मौर्य वंश से संबंधित है, समुद्रगुप्त के बारे में विशेष जानकारी नहीं देता। रघुवंशम जो है कालिदास का काव्य कार्य है, समुद्रगुप्त के विजय से संबंधित नहीं है। विष्णु पुराण जो है वो आपका पौराणिक ऐतिहासिक जानकारी देता है, यह समुद्रगुप्त के विशेष रूप से संबंधित नहीं है। किस गुप्त शासक ने नालंदा, ध्यान दीजिएगा, बिहार और नालंदा का अपना बहुत ही महत्वपूर्ण आप कह सकते हैं कि स्थान है नालंदा का बिहार में, क्योंकि नालंदा अपने आप में वहाँ विश्वविद्यालय था और उस विद्यालय को अभी पुनर्स्थापित भी किया गया है। तो माइट पॉसिबल चांसेस हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय से क्वेश्चंस आ जाए।
तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त द्वारा किया गया था। तो कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। प्राचीन विश्व में सबसे प्रसिद्ध शिक्षा के केंद्र में से नालंदा विश्वविद्यालय एक था। चंद्रगुप्त प्रथम को आप देख लीजिए तो लिच्छवी राजकुमारी के साथ विवाह किया था। समुद्रगुप्त के ले लीजिए अपने सैन्य विजयों के लिए जाना जाता है, और स्कंदगुप्त हून आक्रमण से रक्षा के लिए, हम पहले भी इसकी चर्चा कर चुके हैं। अगला हमारा सैन्य विजयों के लिए किस शासक को भारत का नेपोलियन, वाव, भारत का नेपोलियन, भारत का नेपोलियन, जैसे ही भारत का नेपोलियन शब्द याद आता है तो हमें बिल्कुल हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, समुद्रगुप्त के बारे में हमें जानकारी, समुद्रगुप्त की याद हमें आती है। भारत का नेपोलियन इन्हें ही कहा गया है। एक्चुअली नेपोलियन इसीलिए कहा गया, इनके जो विजय अभियान है ना, तो नेपोलियन के विजय अभियान से कहीं ना कहीं जोड़ने की जो पश्चिमी जो लोग थे, जो हमारे यहाँ शासन कर रहे थे, हमें गुलाम बना के रखे थे, उन्होंने हमारे ऊपर उनको नेपोलियन को थोपा था, क्योंकि नेपोलियन जो है ना वहाँ पे युद्ध को जीतने वाले में से माना गया था। तो यहाँ भी समुद्रगुप्त जो हैं युद्ध को जीतने वाले में से माने जाते रहे, इसीलिए इनको नेपोलियन के साथ जोड़ा गया है। क्यों जोड़ा गया है? सैन्य अभियान और विजयों के लिए। चंद्रगुप्त प्रथम को अगर देखेंगे तो साम्राज्य को मजबूत करने के लिए जाना जाता है, व्यापक सैन्य विजयों के लिए नहीं जाना जाता। चंद्रगुप्त द्वितीय अपने सांस्कृतिक संरक्षण और साम्राज्य विस्तार के लिए जाने जाते हैं। कुमारगुप्त जो प्रथम है, नालंदा विश्वविद्यालय अभी हमने बात की थी, उसकी स्थापना के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान किस चीनी यात्री ने भारत का दौरा किया था? तो चंद्रगुप्त सेकेंड जो है उनके समय में फाहियान ने भारत की यात्रा की थी। तो जो फाहियान हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत की यात्रा करते हैं। अपने अवलोकनों को उन्होंने दस्तावेज में लिखा था, जिसे हमें महत्वपूर्ण जानकारी साम्राज्य के बारे में, यानी गुप्त साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। वेनसांग जो है 7वीं सदी में आते हैं और ये हर्ष के मित्र थे, हर्ष के समय में आए थे। इत्सिंग जो है 7वीं सदी में गुप्त काल के बाद भारत आते हैं। मार्को पोलो जो है वेनिस यात्री हैं, जो 13वीं सदी के दौरान आते हैं, जो गुप्त काल से इसका संबंध नहीं है। गुप्त साम्राज्य में प्रमुख आर्थिक गतिविधि क्या थी? तो आप सोचिए, किसी भी समय में अगर आप सोचेंगे ना, तो आर्थिक गतिविधि का जो सबसे महत्वपूर्ण केंद्र होता है वो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर हो जाता है। प्राचीन काल में जो अर्थव्यवस्था का मूल केंद्र था वो कहीं ना कहीं कृषि था, क्योंकि कृषि गतिविधि होती थी, उसी से लोगों को कर भी जो है, टैक्स भी भारी मात्रा में कृषि से मिला करता था और राजस्व का मुख्य स्रोत था। खनन जो है आर्थिक गतिविधि प्रमुख नहीं थी। वस्त्र उत्पादन तो था, लेकिन ये कृषि के बाद द्वितीयक गतिविधि माना जाता था। जहाज निर्माण जो है विशेषकर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए महत्वपूर्ण था, लेकिन महत्वपूर्ण प्रमुख आर्थिक गतिविधि नहीं माना जाता, क्योंकि वहाँ से रिसोर्सेज हमें बहुत ज़्यादा प्राप्त नहीं होते हैं। गुप्त धार्मिक प्रथाओं में कौन सा देवता प्रमुख बन गया? तो गुप्त धार्मिक प्रथा आपको पता ही होगा, जो विष्णु थे, क्योंकि ये लोग विष्णु उपासक थे, इसीलिए इस समय में वैष्णव धर्म का भी व्यापक विस्तार देखने को मिल जाता है। गुप्त काल के दौरान विष्णु धार्मिक प्रथाओं का एक प्रमुख आकृति बन गए और विष्णु पुराण और विष्णु स्मृति जैसे ग्रंथ की रचना की गई। शिव का देखें तो उनकी भी पूजा की जाती थी, लेकिन इस अवधि के दौरान विष्णु प्रमुख थे। ब्रह्मा की देखा जाए तो सृष्टि के देवता या सृष्टि के निर्माता माने जाते हैं, गुप्त धार्मिक ग्रंथों में कम प्रमुख थे। इंद्र जो है वैदिक देवता थे, लेकिन उनकी प्रमुखता अभी विष्णु और शिव के कम हो गई थी। इंद्र जो है आप कह सकते हैं कि वैदिक काल में तो महत्वपूर्ण थे। क्यों? क्योंकि वहाँ वर्षा के देवता थे इंद्र और युद्ध विजय के देवता थे। उस समय लोगों को वर्षा की जरूरत होती थी और युद्ध को जीतने की जरूरत होती, इसीलिए इंद्र की पूजा करते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, अब सृष्टि के बारे में चर्चा होने लगी, तो ब्रह्मा विष्णु महेश आ गए, क्योंकि पालनकर्ता आ गए, तो अब उनकी जो भूमिका थी, उनका जो महत्व था, थोड़ा कम हो गया। गुप्त प्रशासन में गिल्ड की क्या भूमिका थी? तो गिल्ड आप भी समझते होंगे, आज के समय में भी आर्थिक विनियमन का जो है, इकोनॉमिक रेगुलेशन से संबंधित है गिल्ड।
गिल्ड विशेष रूप से कारीगरों और व्यापारियों के बीच आर्थिक गतिविधि विनियमित करते भूमिका निभाते थे। सामान और सेवाओं की गुणवत्ता और स्थिरता सुनिश्चित की जाती थी गिल्ड के द्वारा। गिल्ड एक तरीके का समूह होता था जो सामान होते थे उनकी गुणवत्ता को जांचती थी और प्रमुख सेवाएं देती थी। सैन्य सघन गिल्ड नहीं था, धार्मिक नेतृत्व भी नहीं था, शैक्षणिक प्रशासन भी। गिल्ड मुख्य रूप से शैक्षणिक के बजाय आर्थिक विनियमन पर केंद्रित था। अगला है हमारा, किस गुप्त शासक ने हुन आक्रमण के खिलाफ, हम पहले भी बात कर चुके हैं, तो हुन आक्रमण के खिलाफ जो स्कंदगुप्त थे उन्होंने हुनों को पराजित किया था। गुप्त साम्राज्य के महत्वपूर्ण बाहरी खतरे थे, उससे उन्होंने रक्षा की थी। चंद्रगुप्त प्रथम जो है साम्राज्य को मजबूत करने के लिए माने जाते हैं। समुद्रगुप्त सैन्य विजय के लिए। कुमारगुप्त प्रथम नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए। सो ये था गुप्त साम्राज्य से हमने कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक और महत्वपूर्ण राजा के बारे में बात की। अब हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं गुप्त के बाद यानी गुप्तोत्तर, अब हमारे पास गुप्तोत्तर काल में हर्षवर्धन जी आएंगे, तो हर्षवर्धन जी के विषय में हम लोग अब चर्चा करेंगे। मोकड़ियों के मुख्य रूप से किस क्षेत्र पर शासन था? जो मोकड़ी थे उनका किस क्षेत्र पर शासन था? पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है यहाँ पर मोकड़ियों का शासन हुआ करता था। आप देख लीजिए, मोकड़ियों ने कानपुर के आसपास के क्षेत्र और मगध के कुछ हिस्सों पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर शासन किया था। सौराष्ट्र जो है मैत्रकों द्वारा शासित था इस टाइम में। बंगाल जो है गौर द्वारा शासित था और कश्मीर हुड़ों द्वारा शासित था इस समय में। आगे हमारा, वल्लभी को सांस्कृतिक और व्यापार केंद्र के रूप में स्थापित करने वाले शासक कौन थे? तो आपको पता ही होगा, ये भट्टारक नाम के व्यक्ति थे जो शासक थे और वल्लभी को सांस्कृतिक और व्यापार केंद्र के रूप में काफी मजबूती प्रदान की थी इस काल में। भट्टारक जो है मैत्रकों के प्रमुख शासक थे जिन्होंने वल्लभी में शिक्षा और संस्कृति और व्यापार केंद्र के रूप में वल्लभी को स्थापित किया। ध्रुवसेन द्वितीय जो है मैत्रकों के शासक थे, लेकिन वल्लभी से बहुत ज्यादा उनका संबंध नहीं है। शशांक अंगाल से थे। तोड़मान हुनों के एक शासक थे। अगला हमारा क्वेश्चन है, हुनों में सबसे असभ्य शासक असभ्य शासक। देखिए, असभ्य शासक, हम लोग ऐसे सभ्य व्यक्ति हैं कि असभ्य व्यक्ति के बारे में भी पढ़ते हैं। हम लोग कितने, मतलब आप कह सकते हो, क्या बोलूं मैं, महान टाइप के लोग हो गए कि हम लोग असभ्य को भी पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो मिहिर कुल जो है ये असभ्य शासक थे। किसमें? हुनों के अंतर्गत। मिहिर कुल हुनों के एक शासक थे जो अक्सर असभ्य व्यवहार के लिए वर्णित किए जाते हैं। तोड़मान जो है हुनों के पुराने शासक थे। शशांक गौर के और हर्षवर्धन पुष्यवृत्ति वंश के शासक थे। अगला हमारा, पुष्यभूति वंश के पहले शासक प्रभाकर वर्धन ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो पुष्यभूति वंश के जो हर्षवर्धन थे, ये शायद मुझे लगता है उनके पिताजी रहे होंगे शायद प्रभाकर वर्धन, और इन्होंने जो धारण की थी वो परम भट्टारक उपाधि धारण की थी। परम भट्टारक, प्रभाकर वर्धन ने अपने अधिकारों को प्रदर्शित करने के लिए परम भट्टारक और महाराजाधिराज की उपाधियां धारण की थी। महाराजाधिराज प्रभाकर वर्धन द्वारा धारित की गई अन्य उपाधि थी महाशंग विग्रहकृत। ये जो है युद्ध और शांति के लिए मंत्री हुआ करते थे, और महाराजा जो होते थे अन्य शासकों द्वारा प्रयुक्त एक उपाधि थी, लेकिन प्रभाकर वर्धन इसको यूज नहीं करते थे। किसने राजधानी को थानेसर से कन्नौज स्थानांतरित किया? आप सोचिए, थानेसर पहले थे और इस समय में इनके बड़े भाई की हत्या शशांक द्वारा कर दी गई थी। शायद हर्षवर्धन, शशांक, ध्रुवसेन द्वितीय, प्रभाकर वर्धन, इनके बड़े भाई थे, हर्ष के बड़े भाई, मुझे नाम अभी ध्यान नहीं आ रहा है, उनकी हत्या कर दी थी और शशांक ने, जो गौड़ यानी कि बंगाल का शासक था। उसके बाद इन्होंने थानेसर की पहले उपाधि धारण की, लेकिन फिर बाद में ये कन्नौज लेकर के आ गए थे अपने राजधानी को। हर्षवर्धन सही आंसर होगा इसका। हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश के शासक थे जिन्होंने अपनी राजधानी थानेसर से कन्नौज, एक्चुअली इनके जो जीजा जी थे ना, वो कन्नौज के शासक थे, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है। तो कन्नौज के शासक इनके जीजा जी थे, तो इनके जीजा जी की भी हत्या कर दी गई थी। तो इस कारण से इन्होंने क्या किया,
अपने साम्राज्य को वहाँ से राजधानी को कन्नौज में थानेसर से स्थानांतरित कर दिया, क्योंकि कन्नौज के लिए आपको पता ही होगा बहुत ही ज़्यादा कन्नौज एक ऐसा जगह था जो एक आप कह सकते हो कि जो स्थल बहुत महत्वपूर्ण प्लेस था और विभिन्न राज्य का जो है आप कह सकते हो कि रास्ते वहाँ मिलते थे और बहुत महत्वपूर्ण था। इस कारण से कन्नौज पर आक्रमण किया जाता था। त्रिपक्षीय संघर्ष भी कन्नौज से संबंधित है और यही कारण है कि जो हर्षवर्धन थे इसकी महत्ता, कन्नौज की महत्ता को जानते हुए कन्नौज में अपना राजधानी स्थानांतरित कर लिए थे। प्रभाकर वर्धन जो है पहले शासक थे, राजधानी नहीं बदली थी। शशांक गौड़ के शासक थे। ध्रुवीय सेन द्वितीय मैत्रकों के शासक थे, ये इससे संबंधित नहीं है। नर्मदा नदी पर हर्षवर्धन के दक्षिणी विस्तार को रोकने वाला कौन था, आपको पता ही होगा। पुलकेशिन द्वितीय नाम के जो थे पर्सन, उन्होंने दक्षिण विजय की जो इच्छा थी हर्षवर्धन की, उसको क्या कर दिया, खत्म कर दिया, उन्होंने वहां पे रोक दिया। ये चालुक्य वंश से संबंधित है और हर्षवर्धन के दक्षिणी विस्तार को रोक दिया था। शशांक गौड़ थे, ध्रुवसेन द्वितीय मैत्रकों के शासक थे और मिहिरकुल हूनों के एक महत्वपूर्ण शासक थे। अगला हमारा विदेशी मामलों को संभालने के लिए हर्षवर्धन द्वारा कौन सा पद बनाया गया था। अभी हमने बात की थी विदेशी जो मामले थे, हालांकि हमने इस विषय में बात, हर्षवर्धन के विषय में बात नहीं की थी। राजस्थानिक नाम के पद का एक विस्तार बनाया गया था जो विदेशी मामलों को संभालते थे। राजस्थानीय, हर्षवर्धन ने विदेशी मामलों को संभालने के लिए राजस्थानीय पद बनाया था। महासंगरी विग्रह जो है सर्वोच्च कमान के अधिकारी होते थे। महासंधि विग्रह युद्ध और शांति के मंत्री होते थे और यमशिष्टिक शाही हरम के प्रहरी होते थे। जो हरम होता था उसके प्रहरी मतलब उसकी देखरेख वो करते थे। किस चीनी यात्री हर्षवर्धन के समय में, ये ह्वेनजांग जो लिखा हुआ है ना, इसको ह्वेनसांग पढ़िएगा। तो हमने आंसर भी आपको दे ही दिया। ह्वेनसांग नाम के जो व्यक्ति थे वो किस काल में, हर्षवर्धन के काल में आए थे और हर्षवर्धन के ये परम मित्र भी थे और इनके प्रभाव में हर्षवर्धन जो है बौद्ध धर्म से संबंधित बहुत सारी गतिविधियां करते थे। तो ह्वेनसांग, जिसे ह्वेनसांग हमने यहाँ पे थोड़ा करेक्ट करवा दिया था। हर्षवर्धन का विस्तृत विवरण हमें प्राप्त होता है ह्वेनसांग के लेख से। जो फाहियान है वो गुप्त काल के दौरान आए थे, हमने अभी गुप्त काल के समय इनकी चर्चा की थी। जो अन्य जो चीनी यात्री हैं वो बाद की अवधि में आ रहे हैं। वाणभट्ट जो है हर्ष चरित्र लिखे थे, चीनी यात्री नहीं थे। अगला हमारा क्वेश्चन है मैत्रकों की राजधानी क्या थी। तो मैत्रकों की राजधानी थोड़ी देर पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं, वल्लभी मैत्रकों की राजधानी थी। वल्लभी मैत्रों की राजधानी थी जो शिक्षा, संस्कृति और व्यापार के केंद्र के रूप में स्थापित हुई थी। कन्नौज हर्षवर्धन की राजधानी थी। थानेसर पुष्यभूति वंश की प्रारंभिक राजधानी थी, जो बाद में क्या किया था, कन्नौज कहाँ लेके आ गए, हर्षवर्धन कहाँ लेके आ गए थे, कन्नौज लेके आ गए थे। प्रयाग जो है हर्षवर्धन के अधीन एक महत्वपूर्ण शहर था लेकिन राजधानी नहीं था। थानेसर के शासक राज्यवर्धन की हत्या के लिए कौन, राज्यवर्धन, अभी मुझे याद आया, जो प्रभाकर वर्धन थे वो पिता थे, राजवर्धन कौन थे, हर्षवर्धन के भाई थे। राज्यवर्धन की हत्या के लिए कौन जिम्मेवार है, आपको हम पहले ही इसका आंसर दे चुके हैं। तो शशांक जो है गौड़ के शासक यानी बंगाल के शासक जो शशांक थे वो इसके लिए जिम्मेदार थे। तो शशांक गौड़ के शासक, थानेसर के शासक राज्यवर्धन की हत्या के लिए जिम्मेदार थे। ईशान वर्मन मौखरियों के शासक थे, राज्यवर्धन की हत्या में शामिल नहीं थे। मिहिर कुल हूनों से संबंधित हैं और भट्टारक जो है मैत्रकों के एक शासक थे। हमारा इस तरीके से जो महत्वपूर्ण काल था एक गुप्त और गुप्तोत्तर काल वो समाप्त होता है और अब हम लोग एक नया किंगडम है जो असम का किंगडम है, कामरूप किंगडम, उसके बारे में हम लोग कुछ क्वेश्चंस को हैंडल करेंगे। कौन सा आधुनिक भारतीय राज्य प्राचीन कामरूप साम्राज्य से संबंधित है। तो आधुनिक भारतीय राज्य कौन सा है और प्राचीन कामरूप राज्य से संबंधित है, तो ये आपको बिल्कुल ही पता ही होगा कि ये असम से संबंधित है। असम जो है आधुनिक राज्य प्राचीन समय में कामरूप और प्रयाग ज्योतिष, सबसे पहले प्रयाग ज्योतिषपुर, फिर कामरूप और फिर बाद में अभी जो है असम नाम हो गया है।
पश्चिम बंगाल आप देख लीजिए, ये कामरूप से संबंधित नहीं है। ओडिशा भी कलिंग से जुड़ा हुआ है और बिहार का जो है मगध नाम प्राचीन रहा है। 7वीं सदी के मध्य तक कामरूप साम्राज्य पर किस वंश ने शासन किया था? तो 7वीं सदी में कामरूप पर, कहाँ? कामरूप पर। तो पाल वंश तो होगा नहीं, चालुक्य वंश तो होगा नहीं, और राष्ट्रकूट वंश भी नहीं होगा, तो होगा हमारा भौम वंश। तो कई बार क्या होता है ना कि आपको अगर जानकारी प्राप्त नहीं भी होगी किसी, मतलब आप ये समझ लीजिए कि एग्जैक्ट आंसर नहीं पता होगा, लेकिन जब एलिमिनेशन करेंगे 3 ऑप्शन का, तो चौथा ऑप्शन बाय डिफॉल्ट ही आपको मिल जाएगा, तो वो आपका राइट आंसर हो जाता है। तो कामरूप साम्राज्य पर किस वंश ने शासन किया था? 7वीं सदी के मध्य तक कामरूप साम्राज्य पर किस राजवंश ने शासन किया था? तो भौम राजवंश। भौम राजवंश महाभारत के समय से लेकर 7वीं सदी के मध्य तक भौम राजवंश कामरूप साम्राज्य पर शासन किया था। पाल राजवंश हम पहले भी बात कर चुके, अभी नहीं किया शायद, बंगाल और बिहार पे शासन किया था। चालुक्य दक्षिण और मध्य भारत से संबंधित हैं, और राष्ट्रकूट भी दक्षिण और दक्कन के हिस्सों पर शासन किया करते थे। कौन सा शिलालेख कामरूप के साथ सीमा राज्य के रूप में दवाका का उल्लेख करता है? तो शिलालेख आप देख लीजिए, इलाहाबाद शिलालेख है, उसमें हमें कामरूप के साथ सीमावर्ती राज्य के रूप में दवाका का जानकारी प्राप्त होता है। इलाहाबाद शिलालेख, यह समुद्रगुप्त के इलाहाबाद शिलालेख में दवाका को कामरूप के साथ एक सीमावर्ती राज्य के रूप में उल्लेख किया गया है। हाथी गुम्फा जो अभिलेख है वो कलिंग क्षेत्र से संबंधित है। एहोल अभिलेख जो है चालुक्य राजवंश से संबंधित, और नासिक शिलालेख सातवाहन राज्य से संबंधित है। वी हैव अ न्यू किंग, पहले राजा किसका? कामरूप साम्राज्य के पहले राजा। इसमें इतने स्मार्ट थे क्या? ओहो, पूरा बाल वाल एकदम स्टाइल में, हेयर स्टाइल काफी अच्छा है। कामरूप साम्राज्य के पहले राजा थे ये हेयर स्टाइल वाले। कौन थे भाई? पुष्यवर्मा नाम के व्यक्ति थे जो कामरूप के पहले राजा थे। पुष्यवर्मा पहले राजा थे। नालंदा मोहर में प्रयाग ज्योतिष के स्वामी और महाराजाधिराज के रूप में इनका उल्लेख किया गया है। भास्कर वर्मा कामरूप से संबंधित, कामरूप साम्राज्य के बाद के राजा हैं भास्कर वर्मा। तो ये जो वर्मा शब्द है ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं कामरूप के साथ जुड़ा हुआ है। नरकासुर जो है ये भी थे कामरूप के राजाओं में, पौराणिक पूर्वज थे। और भागदत्त जो है नरकासुर के पुत्र थे, महाभारत के युद्ध में भाग लिया था। तो सोचिए महाभारत के युद्ध में कहाँ से लोग आ रहे थे, इतने दूर दूर से। उस समय तो ट्रेन भी नहीं था, तो कैसे आते होंगे इतने दूर तक? हरियाणा में आ गए और यहाँ पे आकर के युद्ध कर लिया। ये काफ़ी कमाल की बात है। हमें अपने पौराणिक कथाओं को भी थोड़ा बहुत तो जाननी चाहिए। किसने कामरूप साम्राज्य का विस्तार कर पूरे ब्रह्मपुत्र घाटी को शामिल कर लिया था? तो ये थे भूति वर्मा। भूति वर्मा नाम के व्यक्ति थे, इन्होंने भू का पूरा विस्तार कर लिया। कौन? भूति वर्मा। कहाँ के शासक? कामरूप साम्राज्य के शासक। भूति वर्मा कामरूप साम्राज्य का विस्तार पूरे ब्रह्मपुत्र घाटी में कर लिया, सिलहट और कलतोया नदी तक पश्चिमी क्षेत्र को शामिल किया। नारायण वर्मा जो है 2 अश्वमेध यज्ञ के लिए जाने जाते हैं, और गणपति वर्मा जो है अल्प समय के लिए शासन किया इन्होंने, और महेंद्र वर्मा जो है एक और शासक, लेकिन महत्वपूर्ण क्षेत्रीय विस्तार के लिए नहीं जाने जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन हर्षचरिता लिखा हुआ है, हर्षचरित रहिए में हर्षवर्धन के समकालीन और सहयोगी के रूप में किनका उल्लेख किया गया है? तो भास्कर वर्मा जो हैं जिनका उल्लेख सहयोगी के रूप में किया गया है। भास्कर वर्मा को वानभट्ट द्वारा लिखित हर्षचरित में हर्षवर्धन के समकालीन और सहयोगी के रूप में वर्णित किया गया है। एक्चुअली क्या है ना कि दुश्मन का दुश्मन कौन होता है? दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। किसने कहा था? चाणक्य ने कहा था। तो इस काल में जब शशांक ने क्या किया था, हर्षवर्धन के बड़े भाई की हत्या कर दी थी, तो ये कामरूप के शासक के साथ उस समय सहयोग कर लिए थे और दोनों तरफ से पीटने की कोशिश की थी। नेक्स्ट है हमारा पुष्यवर्मा कामरूप साम्राज्य के पहले राजा, बल वर्मा कामरूप साम्राज्य के महत्वपूर्ण पूर्व शासक थे, स्थिति वर्मा कामरूप साम्राज्य के एक और शासक थे, लेकिन इनका संबंध उससे नहीं है। अगला हमारा क्वेश्चन, साल स्तंभ द्वारा कब्जा किए जाने वाले पहले कामरूप साम्राज्य के अंतिम शासक कौन थे? क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है भास्कर वर्मा।
चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भास्कर वर्मा कामरूप साम्राज्य के अंतिम शासक थे। इससे पहले कि इसे मलेच्छ शासक शालस्तंभ द्वारा कब्जा कर लिया गया। सुप्रतिष्ठित वर्मा गौड़ राजवंश शशांक द्वारा पराजित और कैद कर दिया गया था। सुस्थित वर्मा एक और शासक थे, अंतिम नहीं थे। स्थिति वर्मा अश्वमेध यज्ञ के लिए जाने जाते हैं। अगला हमारा, किस पाल राजा को विक्रमशिला विश्वविद्यालय, एक और महत्वपूर्ण राजा हैं जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है उसके संबंधित रहे हैं, तो ये भी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, कई बार पूछ भी चुका है। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए कौन जाना जाता है, तो ये धर्मपाल नाम के राजा थे जिनको विक्रमशिला विश्वविद्यालय के स्थापना के लिए जाना जाता है। धर्मपाल कौन था? गोपाल राजा के पुत्र थे और उत्तराधिकारी थे। साम्राज्य विस्तार के लिए जाना जाता है और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की भी इन्होंने स्थापना की थी। गोपाल पाल राजवंश के पहले राजा थे। उदंतपुरी में मठ के निर्माण के लिए जाने जाते हैं गोपाल। देवपाल जो है बौद्ध मंदिर और मठों के निर्माण के लिए जाने जाते हैं। महिपाल प्रथम आक्रमणों का सामना किया था और पाल शक्ति को बनाए रखी थी। अगला हमारा 1815 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किसने कराया था? तो सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण नागभट्ट द्वितीय द्वारा करवाया गया था। नागभट्ट द्वितीय नाम के जो शासक थे, राष्ट्रकूट वंश के शासक थे। नागभट्ट जो शुरुआत में राष्ट्रकूट राजा गोविंद तृतीय द्वारा पराजित हो गए थे, बाद में पुनः सत्ता प्राप्त कर ली थी और कन्नौज पर कब्जा किया था। 815 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर का इन्होंने पुनर्निर्माण कराया था। तो राष्ट्रकूट वंश के जो राजा गोविंद तृतीय थे उनके द्वारा ये पराजित हो गए थे एक्चुअली नागभट्ट द्वितीय। मिहिर भोज अगर आप देखेंगे तो ये आदि बाराह की उपाधि करते थे, लेकिन सोमनाथ मंदिर का इन्होंने पुनर्निर्माण नहीं कराया था। वत्सराज देखेंगे तो कन्नौज पर कब्जा के लिए जाने जाते हैं, सोमनाथ का पुनर्निर्माण नहीं कराया था। नागभट्ट प्रथम जो हैं साम्राज्य विस्तार के लिए जाने जाते हैं, ये सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण से संबंधित है। तो नागभट्ट द्वितीय जो हैं, नागभट्ट, ये तो याद रहेगा, नाग कौन? सोमनाथ मंदिर बाबा किसके? भोलेनाथ सोमनाथ के। और नागभट्ट लेकिन वो द्वितीय थे, प्रथम नहीं थे। अगला हमारा क्वेश्चन, एलोरा में रॉक कट मोनोलिथिक कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो कृष्ण प्रथम जो नाम के शासक थे, कृष्ण प्रथम, उन्होंने क्या कराया था? रॉक कट मोनोलिथिक। मोनोलिथ का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो एक ही पत्थर को काट करके अलग अलग पत्थरों को चिपका के जोड़ा नहीं गया, बल्कि एक ही पत्थर को तराश करके मूर्ति के रूप में स्थापित या मूर्ति बनाया गया। तो एलोरा में रॉक कट कैलाश मंदिर, कैलाशनाथ मंदिर जो है, कैलाश मंदिर, इसकी स्थापना का श्रेय कृष्ण प्रथम को जाता है। कृष्ण प्रथम जिन्होंने गंगा और पूर्वी चालुक्य विजय की थी, ने एलोरा में रॉक कट मोनोलिथिक कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। दंती दुर्ग राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे दंती दुर्ग, और लेकिन कैलाश मंदिर से संबंधित नहीं है। गोविंद तृतीय जो उत्तर भारतीय राज्य में जीत हासिल की थी, कैलाश मंदिर का निर्माण नहीं कराया था। अमोघ वर्ष जो है सांस्कृतिक विरासत के लिए जाने जाते हैं, कैलाश मंदिर का निर्माण नहीं कराया था। तो इस प्रकार से जो दक्षिण के कुछ हमारे क्वेश्चंस थे उसको भी हम लोगों ने देखा है। अब हमारे पास अगला है संगम एज का, ये भी दक्षिण से संबंधित है और संगम साहित्य से इस विषय में हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है, इसीलिए इसका नाम संगम रखा, क्योंकि संगम साहित्य से इस विषय में बहुत सारी जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो संगम साहित्य के आधार पर इस टाइम का नाम संगम एज या संगम युग रखा गया। तो संगम युग किस अवधि में फला फूला? तो ये आप देख लीजिए 3rd सेंचुरी BC। तो 3rd सेंचुरी BC टू 3rd सेंचुरी, मतलब तृतीय शताब्दी ईसा पूर्व, तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर तीसरी शताब्दी ईस्वी तक संगम जो है वंश चलता रहा है। संगम साहित्य के हिसाब से ये जानकारी हमें मिलती है। संगम युग दक्षिण भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण युग है। तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व से तीसरी शताब्दी ईस्वी तक ये फैला हुआ था और इस अवधि में अपने समृद्ध साहित्य और सांस्कृतिक योगदानों के लिए जाना जाता है, विशेष रूप से तमिल क्षेत्र में। हमारा अगला है पहली शताब्दी ईसा पूर्व से पहली शताब्दी, ये गलत है। अब ये जानकारी मुझे लगता है कि ये डेटा देखने की जरूरत नहीं है। अगला हमारा, किस वंश ने संगम साहित्य और संस्कृति को संरक्षण दिया था? तो जो पांड्य वंश हैं
उन्होंने संगम साहित्य और संस्कृति को संरक्षण दिया था। पांड्य वंश के बारे में देख लीजिए, मदुरै के जो पांड्य राजा थे वो संगम साहित्य और संस्कृति को संरक्षण देने के लिए जाने जाते हैं। उनके दौरान जो संगम साहित्य या संगम संस्कृति काफ़ी फली फूली। चोल जो है वो तमिल संस्कृति में योगदान दिया, लेकिन संगम साहित्य की वृद्धि में इसका मुख्य रूप से कोई जुड़ाव नहीं है। चेर जो है वो दक्षिण भारत के भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन संगम साहित्य के मुख्य संरक्षक नहीं थे। पल्लव जो है बाद में प्रमुखता से आए, लेकिन संगम साहित्य के काल से जुड़े हुए नहीं है। अगला हमारा दूसरे संगम से सबसे पुराना जीवित ग्रंथ कौन सा है? तो दूसरे संगम में जो बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए उसमें से सबसे पुराना जीवित ग्रंथ यानी अभी जो है वो कौन सा है? तो ये है तोलकापियम। तोलकापियम नाम के जो ग्रंथ हैं वो संगम साहित्य के दूसरे संगम साहित्य से निकले थे ये ग्रंथ। तो तोलकापियम तमिल व्याकरण पर आधारित एक ग्रंथ है जो दूसरे संगम से सबसे पुराने जीवित ग्रंथ हैं। शिल्पाधिकारम आप देख लेंगे बाद के संगम काल का एक महाकाव्य है, पुराना ग्रंथ नहीं है। मणिमेखले भी बाद के काल का है, और तिरुकुराल जो है शिक्षाप्रद साहित्य का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, लेकिन ये सबसे पुराने जीवित ग्रंथों में से नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संगम साहित्य की प्राथमिक भाषा क्या थी? संगम साहित्य की अगर बात होगी तो हमें तमिल, संगम साहित्य बिल्कुल दक्षिण से आते हैं जहां तमिल भाषा का व्यापक विस्तार था। संगम साहित्य मुख्य रूप से तमिल में लिखा गया है। दक्षिण भारत की सबसे पुरानी बोली जाने वाली साहित्यिक भाषा तमिल रही है। संस्कृत प्राचीन साहित्यों में इसका उपयोग किया जाता था, लेकिन संगम साहित्य की प्राथमिक भाषा नहीं थी। प्राकृत आप देख लीजिए तो ये भी प्राचीन काल में उपयोग किया जाता था, लेकिन संगम साहित्य से डायरेक्टली जुड़ाव नहीं है। कन्नड़ जो है द्रविड़ भाषा है, लेकिन संगम साहित्य की प्राथमिक भाषा नहीं है। संगम कृति को सबसे पुरानी जीवित तमिल व्याकरण माना जाता है। तोलकापियम जो व्याकरण है संगम साहित्य की सबसे पुरानी व्याकरण है। तोलकापियम थोलकापियार द्वारा रचित है और ये सबसे जीवित तमिल व्याकरण है जो 3 भागों में विभाजित है। शिल्पाधिकारम महाकाव्य है, व्याकरण नहीं है। तिरुकुराल जो है शिक्षा प्रतिकृति है, व्याकरण ग्रंथ नहीं है। मणिमेखले भी एक महाकाव्य है, व्याकरण नहीं है। अगला हमारा महाकाव्य शिल्पाधिकारम के लेखक कौन है? तो इलोंग आर्डिकल नाम के जो व्यक्ति थे उन्होंने क्या किया था? शिल्पाधिकारम नाम के ग्रंथ की रचना की थी। इलोंग आर्डिकल चोल राजा करिकाल के पोते थे, ने महाकाव्य शिल्पाधिकारम की रचना की थी, जो कोवलन और कन्नगी के दुख कहानी का वर्णन करता है। तोलकापियम एक तमिल व्याकरण ग्रंथ है जो भी हमने चर्चा की। तिरुवल्लुवर तिरुकुराल द्वारा लिखित शिक्षाप्रद ग्रंथ है, और सतनार जो है मणिमेखले का एक अन्य महाकाव्य कविता के लेखक हैं। नाउ हम लोग अभी 4 किंगडम के बारे में चर्चा कर चुके हैं। अब जो दक्कन में 300 से 600 ईस्वी में जो नए आएंगे साम्राज्य, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं हमारे पास। वाकाटक वंश के संस्थापक कौन थे? विंध्य शक्ति को वाकाटक वंश के संस्थापक के रूप में मान्यता प्राप्त है। विंध्य शक्ति वाकाटक वंश के संस्थापक थे, जिसने बुंदेलखंड, मध्य प्रांत, बेरार और उत्तरी दक्कन जैसे क्षेत्रों पर शासन किया था। रुद्रसेन प्रथम जो है ये प्रमुख शासक थे, लेकिन संस्थापक नहीं थे। प्रभाकर सेन महाराज धीराज के खिताब से धारण किए थे, लेकिन संस्थापक नहीं थे। रुद्रसेन द्वितीय एक उल्लेखनीय शासक, लेकिन संस्थापक नहीं थे। वाकाटक वंश के किस शासक को समुद्रगुप्त ने हराया था? वाह, समुद्रगुप्त भाई साहब फिर से आ गए। तो वाकाटक के जो रुद्रसेन प्रथम थे, इनको समुद्रगुप्त ने हराया था। रुद्रसेन प्रथम को समुद्रगुप्त द्वारा हराया गया था, जो एक ऐतिहासिक अभिलेखों में दर्ज है। विंध्य शक्ति वंश के संस्थापक थे, समुद्रगुप्त द्वारा पराजित नहीं हुए थे। प्रभाकर सेन प्रथम महत्वपूर्ण खिताब धारण किया था, लेकिन ये पराजित नहीं हुए थे। प्रभाकर सेन सेकंड जो सांस्कृतिक योगदानों के लिए जाने जाते हैं, समुद्रगुप्त के साथ संघर्ष इनका नहीं हुआ था। वाह, किस चालुक्य राजा ने पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम को हराया था? तो आप देख लीजिए ये कौन है? ये राजा हैं, चीता टाइप के लग रहे हैं। विक्रमादित्य सेकंड जो है, विक्रमादित्य सेकंड, इन्होंने
पल्लव राजा नरसिंह वर्मन फर्स्ट को हराया था। सो विक्रमादित्य जो सेकंड है, पल्लव राजा नरसिंह वर्मन फर्स्ट को हराया था और कांची पर 3 बार हमला किया था, जिससे पल्लव शक्ति पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा था। पुलकेशिन द्वितीय जो है नरसिंह वर्मन फर्स्ट के साथ संघर्ष में लगे, लेकिन उससे हार गए थे। कीर्तिवर्मन प्रथम जो एक महत्वपूर्ण चालुक्य शासक थे, लेकिन नरसिंह वर्मन फर्स्ट की हार से सीधे संबंधित नहीं है। मंगलेश जो है एक और उल्लेखनीय चालुक्य शासक थे, लेकिन इससे संबंधित नहीं है। पल्लव वंश की स्थापना के समय पल्लव राजा कौन थे? तो यानी कि पल्लव वंश की स्थापना किसने की थी? तो सिंह विष्णु नाम के व्यक्ति जो थे, उन्होंने पल्लव वंश की स्थापना की थी। सिंह विष्णु 575 से 600 ईस्वी तक शासन किया था। पल्लव वंश के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। एक्चुअली होता क्या है कई बार कि जो राजा होते हैं वो बड़े बड़े क्षेत्रों से, बड़े बड़े राजा से अलग तो हो जाते हैं, लेकिन वास्तव रूप में उनकी जो अपनी आभा है या अपना जो एरिया है उसका विस्तार नहीं होता। तो ऐसे समय में वास्तविक संस्थापक जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन हो सकता है कि ये चीज़ें बिहार को लेकर के उतना महत्वपूर्ण नहीं हो, लेकिन क्वेश्चंस तो कभी भी पूछे जा सकते हैं। महेंद्र वर्मन फर्स्ट जो है सिंह विष्णु के उत्तराधिकारी थे, लेकिन पुलकेशिन द्वितीय के साथ उनके संघर्ष के लिए ये जाने जाते थे। नरसिंह वर्मन प्रथम जो थे बाद के शासक थे, जो अपने सैन्य उपलब्धियों सांस्कृतिक संरक्षण के लिए जाने जाते थे। अपराजिता वर्मन अंतिम पल्लव राजा थे, जिन्होंने चोल राजा आदित्य फर्स्ट ने हराया था। किस पल्लव राजा ने वातापी कुंड, अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इससे संबंधित क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो वातापी कुंड की जो उपाधि धारण की थी वो नरसिंह वर्मन प्रथम ने धारण की थी। नरसिंह वर्मन प्रथम ने 642 ईस्वी में पुलकेशिन द्वितीय को हराने और चालुक्य राजधानी वातापी, चालुक्य की राजधानी कहाँ थी? वातापी थी, उसको कब्जा कर लिया था और वातापी कुंड की उपाधि धारण की थी। सिंह विष्णु वंश के संस्थापक थे, लेकिन उन्होंने ये धारण नहीं किया था, जिसके बारे में अभी हमने चर्चा की थी। महेंद्र वर्मन पुलकेशिन द्वितीय के साथ अपने संघर्षों के लिए जाना जाते हैं। अपराजित वर्मन अंतिम पल्लव शासक थे, जिन्होंने, देखिए अपराजित वर्मन नाम है, अपराजित वर्मन अपराजित हो गए, अंतिम शासक हो गए, अंतिम पल्लव राजा हो गए हैं। कदम्ब वंश की स्थापना किसने की? तो कदम्ब वंश की स्थापना मयूर शर्मन एक्चुअली होना चाहिए, लेकिन मयूर शर्मा दोनों चलता है। मयूर शर्मा ने 345 ईस्वी में कदम्ब वंश की स्थापना की थी और उत्तरी कर्नाटक और कानपुर क्षेत्र पर शासन किया था। कुकुंस्टन वर्मा, क्या नाम है, कदम्ब शक्ति के चरम साल के दौरान था, इस वंश की स्थापना नहीं की थी। और गंगराज दुर्विनीत चालुक्य साहित्य एक महत्वपूर्ण व्यक्ति कदम के थे, लेकिन कदम वंश की स्थापना संबंधित नहीं है। विज्ञानेश्वर जो है वीताक्षरा लेखन के लिए जाने जाते हैं, कदम वंश की स्थापना से संबंधित नहीं है। आज जो हमने चर्चा की, आज हमने दक्षिण भारत और उत्तर भारत के विषय में हम लोगों ने जानने की कोशिश की, और कल हम इससे आगे इतिहास में और चीज़ों को देखने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।